जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स की रिवीजन कर रहे हैं उसका सेट 2 देखने वाले हैं। अब मैंने आपको सेट 1 के लिए एक टारगेट दिया था 10,000 व्यूज़ का, तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपके सामने सेट 2 ला रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो एस्पिरेंट्स है, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनका लॉस होगा एग्ज़ाम में, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। इसीलिए मैं सेट 2 जो है वो लेकर आ रहा हूँ। ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है उसके बावजूद, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और जो टारगेट है जो हम 10,000 व्यूज़ का रख रहे हैं ये आप पूरा करोगे। क्योंकि देखिए, मैं सीधे तरीके से आपके सामने अगर किताबों में जिस तरीके से होता है लाइंस देकर उस तरीके से आपको पढ़ाऊँ तो ना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा ना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इसीलिए मैं हर वीडियोज़ में आपको एग्जांपल्स के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू समझाता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और याद रहे। लेकिन ये सब बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी वक्त जाता है, इसीलिए उसके रिटर्न्स जो है वो मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जब आप शेयर करते हो, जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन आता है। उसी के साथ साथ ये भी होता है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये होता है कि आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो वीडियोस है अगर शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो। और इस वीडियो पर हम टारगेट रख रहे हैं 10,000 व्यूज़ का, और ये स्ट्रिक्ट टारगेट रहेगा। ये जो टारगेट है पूरा होने के बाद सेकंड सेट आएगा। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम के लिए आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हो। इस पर आपको PDF मिल जाएगी। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है रिसेंटली। तो इसीलिए इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 263 बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड। तो आर्टिकल 263 प्रोवाइड करता है स्टैब्लिशमेंट इंटर स्टेट काउंसिल का। और ये आप ध्यान में रखिए, इंटर स्टेट काउंसिल ये किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। प्रेसिडेंट इसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब कमीशन जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस RS सरकारिया। अब देखिए, ये जो जितने भी इसके रिलेटेड जो भी कमीशंस है वो मैं सेपरेटली आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो सरकारिया कमीशन है वो, उनकी जो रिपोर्ट थी 1988 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल ये सेटअप होनी चाहिए। अब परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कहते हैं, ये सेटअप की जानी चाहिए अंडर आर्टिकल 263। अब देखिए, किसी भी अगर आर्टिकल मतलब हमारे संविधान में जगह मिल जाती है तो उसका जो एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर आता है एक्ट। मतलब कि अगर संविधान में कोई चेंजेस करना है तो उसकी एक लंबी प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आते हैं एक्ट, मतलब वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। इसे चेंज की जा सकते हैं लेकिन इतने आसानी से नहीं, इसके लिए भी कुछ मशक्क़त करनी पड़ती है। और नेक्स्ट आते हैं नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मतलब है कि वो हमारे संविधान में भी नहीं है, किसी एक्ट के थ्रू भी नहीं लाए गए हैं, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू लाए गए हैं। ये जल्दी से बनाए भी जा सकते हैं, जल्दी से बिगाड़े भी जा सकते हैं, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। अब इसमें उन्होंने कहा था कि इंटर गवर्नमेंट काउंसिल जो है उसे कुछ ऐसी ड्यूटीज़ देनी चाहिए, क्लॉज B और क्लॉज C जो 263 आर्टिकल है उसके तहत, जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के अलग हो। इसीलिए 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है, स्टैब्लिश की जाती है गैजेट नोटिफिकेशन के साथ, जिसका डेट आता है 27 दिसंबर 1990। तो ये डेट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको पूछा जा सकता है साल। अब देखिए, आर्टिकल 263 बेसिकली कहता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट है उनके हाथ में है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, किस लिए? ताकि इंक्वायरी की जा सके, डिस्कशन किया जा सके और एडवाइस की जा सके। सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट राइज होते हैं दो स्टेट के बीच में, आप सपोज ये दो स्टेट्स हैं, इसके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट आते हैं तो उसमें इंक्वायरी करने का काम, डिस्कशन करने का काम और एडवाइस देने का काम इंटर स्टेट काउंसिल का होता है। उसी तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट है जिस पर जितने भी स्टेट्स है या फिर यूनियन है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट है और यूनियन है, उनके इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, तो उसमें भी इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो इंक्वायरी, डिस्कशन या फिर एडवाइस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंटर स्टेट काउंसिल है, क्या ये रिकमेंडेटरी बॉडी है या फिर इनका जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा? तो जी नहीं, इनका जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं रहेगा, ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनका ज्यूरिसडिक्शन आता है आर्टिकल 131 के तहत। मतलब अगर कोई भी लीगल कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें जो इंटर स्टेट काउंसिल है
वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। मतलब यहाँ पर जो हमने 2 स्टेट के बारे में देखा है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसमें इंक्वायरी, डिस्कशन, एडवाइस कर सकती है, लेकिन इनका डिसीजन फाइनल नहीं रहेगा, ये रिकमेंडेटरी है। अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो कोर्ट है, वो कह सकता है खामोश। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री जो रहेंगे चेयरमैन, फिर आते हैं चीफ मिनिस्टर जितनी भी स्टेट्स है उसके। अब देखिए हमारे यहाँ पर 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है 7 में से जहाँ पर हमें चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। वो कौन से हैं, एक तो है दिल्ली और पुदुचेरी। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरीज के, बाकी बचे हुए जो यूनियन टेरिटरीज है उसके एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर में स्टेट्स आते हैं उनके गवर्नर्स भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स विथ होम मिनिस्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर स्टेट काउंसिल का। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, जो भी इश्यूज रिलेटेड होते हैं इंटर स्टेट से, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर सेंटर और यूनियन टेरिटरीज के रिलेशंस के बीच में। ये परमानेंट नहीं है कि हर वक्त इंटर स्टेट काउंसिल रहेगी। जैसा कि हमने देखा है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उनके हाथ में होता है इसे स्टैब्लिश करना, और प्रेसिडेंट जो है उन्हें एक्ट करना पड़ता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति के हाथ में है, मतलब किसके हाथ में, तो राष्ट्रपति जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं एट एनी टाइम। मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 के तहत, इसीलिए एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल है, तो ये नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो कमिटीज़ है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, जो भी कमिटीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। तो कौन कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है 66 की, फिर राजमन्नार कमेटी है 69 की, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है 73 का, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है 77 का, सरकारिया कमीशन है 83 की, और पुंची कमीशन है 2007 की। तो ये जो सेंटर स्टेट से रिलेटेड जो कमिटीज़ है ये आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कमिटी सेंटर स्टेट रिलेशन से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, यूनियन कैबिनेट ने 10% रिजर्वेशन जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो ऑफर किया है उससे रिलेटेड है। किसे ऑफर किया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। मतलब देखिए अलग अलग हमारे यहाँ पर कैटेगरीज है, मतलब जनरल आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इस तरीके से कैटेगरीज अभी दी हुई है। तो इसमें और एक कैटेगरी ऐड की गई है, वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। मतलब कि ऐसे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन्हें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में डाला गया है। अब अगर कोई ओबीसी में आते हैं और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो क्या वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ ओबीसी में जाएंगे। अब कौन कौन इसमें आता है, जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। एग्रीकल्चर लैंड जिनके पास 5 एकड़ से कम है, जिनका खुद का घर 1000 स्क्वायर फीट से कम है, खुद की रेसिडेंशियल प्लॉट 100 यार्ड से कम है नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़ में, या फिर खुद का रेसिडेंशियल प्लॉट 200 यार्ड से कम है नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपालिटीज़ में। तो ये जो क्राइटेरियाज है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। इसमें से क्राइटेरियाज आपको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है या फिर नहीं है, या फिर सही स्टेटमेंट पहचानी है। तो ये क्राइटेरियाज जो आपको पता रहने चाहिए, 5 एकड़ पता रहनी चाहिए, और ये जो नोटिफाइड और अननोटिफाइड 100 और 200 है ये आपको पता रहना चाहिए। एनुअल इनकम 8 लाख से कम। अब किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया जाएगा। मतलब क्या है, हमारे संविधान में चेंजेस लाए जाने वाले हैं, मतलब ये स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल को पास करना पड़ेगा, जो कि पास किया गया। अब आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है, वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को, ताकि वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट करे ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब यहाँ पर जो भी सरकार रहेगी वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इन ग्राउंड्स पर। लेकिन यहाँ पर स्टेट के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कुछ सेक्शन के लिए, कि उनके लिए अगर सरकार कोई सहूलत लाती है, उनके लिए कुछ अच्छा करती है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देती है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन से हैं, तो वुमेन, चिल्ड्रन, उसी के साथ साथ जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए अगर सरकार कोई एक्स्ट्रा चीज़ लाती है, जैसे कि अगर रिजर्वेशन लाती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कुछ सेक्शन जो है, जैसे SC ST कम्युनिटी जो है, उन्होंने बहुत पहले से बहुत कुछ ऐसा सहा है कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। अब वो मौका नहीं मिलने की वजह से वो पीछे रह गए हैं। अब लेकिन उन्हें आगे लाना ये हमारा काम है, ताकि सब एक जैसे रहे, इक्वालिटी बरकरार रहे। तो इक्वालिटी लाने के लिए यहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है।
तो ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। मगर अब ये जो चीज़ें थी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाता, सरकार अगर कुछ भी लाती है तो इसमें और एक सेक्शन ऐड किया गया है। वो कौन सा है? वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अब सरकार अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इस सेक्शन के लिए भी कोई रिजर्वेशन लाती है तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। तो ये एक चीज़ ऐड करने के लिए आर्टिकल 15 को अमेंड किया जा रहा है। उसी तरीके से आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन ला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो कैटेगरीज है उन्हें ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, तो उसमें भी ये जो चीज़ है ये ऐड की गई है। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो 10% रिजर्वेशन लाया गया है तो किस आर्टिकल को अमेंड किया गया है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अमेंडमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया गया था आर्टिकल 368 के हिसाब से, जहां पर 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट चाहिए होता है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर जैसे बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, तो सबसे पहले जब लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद जहां पर स्ट्रेंथ थी 545, तो इसका सबसे पहले 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस का, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 545 का 50%, तो इन्होंने पहले सहमति देना चाहिए इस बिल को। तो 273 इन लोगों का मिल गया था उन्हें सपोर्ट। उसके बाद फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उनका 2/3 इतना लगता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब क्या है कि देखिए अब 511 जो है अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है 511 प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से राहुल गांधी साहब जो है वो बोलते हैं कि मेरे को वोट ही नहीं करना है, अब वो वोट करने से ही मना कर देते हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? -1 करना पड़ेगा, मतलब 510 जो है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग है। अब ये 510 का 2/3 जो है इतना इससे बिल जो है ये पास होना चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब 340 इतने इसको मत मिलने चाहिए, और ये मत मिल गए थे, इसलिए बिल जो है पास हो गया था, राज्यसभा में पास हुआ। अब ये जो सरकार है उन्होंने नोटिफिकेशन भी लेकर आए हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास उनके लिए भी रिजर्वेशन लाया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो सेक्सटॉर्शन लॉ है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो उससे पहले मीटू जो है, मीटू के रिलेटेड जो भी लॉज है, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज है उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब वहाँ के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेश ऑफेंस जिसका नाम है सेक्सटॉर्शन, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है वुमेन का लोगों के द्वारा, मतलब जो अथॉरिटी होती है, पोजीशन जो मेंटेन करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक आईपीएस ऑफिसर है, अगर वो किसी महिला को फेवर करने के लिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आएगा सेक्सटॉर्शन केस में। और इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर जो है पहला राज्य बनता है, पहला स्टेट बनता है भारत का जहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेशन लाया गया है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन को बैन करने के लिए। अब यहाँ पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 2 बिल अप्रूव किए हैं। पहला तो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018। अब यहाँ पर करप्शन बिल जो है इसमें अमेंडमेंट लाने की क्या ज़रूरत थी? करप्शन से और इसका क्या लेना देना है? देखिए करप्शन मतलब क्या होता है? करप्शन मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए आप पैसे ले रहे हो, मतलब कोई आप फेवर कर रहे हो, उसके बदले में क्या ले रहे हो? आप पैसा ले रहे हो, तो वो करप्शन हो गया। मतलब कोई चीज़ आप दे रहे हो, उसके बदले में कुछ आप ले रहे हो, आपके फ़ायदे की चीज़ ले रहे हो, तो वो हो गया करप्शन, वो हो गया मिसकंडक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप कुछ फेवर कर रहे हो, उसके बदले में आप कुछ ले रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो इसीलिए ये भी एक करप्शन के इसमें लाया गया है, मिसकंडक्ट को भी करप्शन के इसमें लाया गया है। तो ये जो सेक्सटॉर्शन है ये इंसर्ट किया गया है रणबीर पीनल कोड में, जैसा कि आईपीसी होता है उसी तरीके से वहाँ पर रणबीर पीनल कोड आरपीसी होता है। उसमें अमेंडमेंट कौन कौन से इसमें लाए गए हैं? सेक्शन 154, 61 और जो शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और सेक्शन 53A एविडेंस एक्ट का। अब उससे अमेंडमेंट क्या किया गया है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ताकि अमेंड किया गया है, ताकि डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट जो है उसमें ये भी चीज़ लाई जा सके, सेक्सुअल फेवर जो मांगे जाते हैं वो भी मिसकंडक्ट में ही माना जाएगा, मतलब मिसकंडक्ट के मीनिंग में वो लिया जाएगा सेक्शन 5 के। अब रणबीर पीनल कोड क्या है, तो ये रणबीर पीनल कोड एक क्रिमिनल कोड है जो कि एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया था डोगरा डायनेस्टी के वक्त, रणवीर सिंह जो थे वो रूलर थे। और इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है, लागू नहीं होता है आर्टिकल 370 के अंतर्गत। और रणवीर सिंह जो है ये महाराजा थे कश्मीर के जब इंडियन पीनल कोड 1860 ये पास किया गया था। अब देखिए लॉ बेसिकली क्या है, तो एनी पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन अ फिड्यूशियल रिलेशनशिप और अ पब्लिक सर्वेंट हु अब्यूज सच पोजीशन और फिड्यूशियल रिलेशनशिप टू एम्प्लॉय फिजिकल और नॉन फिजिकल फॉर्म ऑफ coercion to extort, request or demand sexual favors from any woman in exchange of some benefits or favor that such person is empowered to grant or withhold shall be guilty of offense of sextortion.
मतलब देखिए एग्जाम्पल थ्रू अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर अगर कोई इंसान है जो हायर पोजीशन पर है, एक पब्लिक सर्वेंट है जो बहुत हायर पोजीशन पर है, और यहाँ पर इनके पास ये कुछ मदद के लिए आते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, और यहाँ पर ये उसके बदले में कुछ फेवर मांगते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं आती खंडाला, तो इस तरीके से अगर कोई फेवर मांगते हैं तो ये सेक्सटॉर्शन का केस बनेगा। और यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि यहाँ पर डिफेंस नहीं लिया जा सकता है अगर ये इंसान कहे कि नहीं ये तो इनके सहमति के साथ था, मेरा तो कोई ये नहीं है, तो इस बेसिस पर डिफेंस नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो इन्हें जेल होगी। अब कितनी जेल होने वाली है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो रिगरस पर इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से ज़्यादा ही होगी, और ये एक्सटेंड की जा सकती है 5 सालों तक विथ फाइन। और ये जो ऑफेंस है नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कीजिए, इसके जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सा जवाब जो है वो सही लगता है, तो ज़रूर आपका जवाब लिखिए। तो यह है इस वीडियो का एंड। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।